हेलो दोस्तों, आज का रिकैप एक नया के ड्रामा होने जा रहा है जो हाल के कोरियन ड्रामा से थोड़ा अलग है। यह वू यंग वू नाम की एक लड़की के बारे में है। वह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ एक वकील है। हालांकि वह सोशल स्किल्स में बहुत खराब है, लेकिन उसका आईक्यू तेज़ है। वह कुछ भी याद करती है और प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्रिएटिव तरीके लाती है, जो उसे बाकी लोगों से स्पेशल बनाता है। यस, हम जिस ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं वह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू एपिसोड 1 वू यंग वू के साथ शुरू होता है, जिसे 5 साल की उम्र में ऑटिज्म से डायग्नोस किया जाता है। जब पिता और बेटी डॉक्टर से मिलने के बाद लौटते हैं तो बिल्डिंग के मालिक ने वू यंग के पिता पर अपनी पत्नी के साथ संबंध रखने का ब्लेम लगाया और चिल्लाने लगा। दोनों में बहस बढ़ गई और हाथापाई हो गई। अपने चारों ओर लड़ाई झगड़ा देखकर यंग वू घबरा जाती है और क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल्स के बारे में बोलती है। उसके पिता बहुत हैरान हैं और खुश भी हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब उसने जोर से बात की है। वो झगड़ा छोड़ यंग वू को उठाकर घर आ जाते हैं। वहाँ और भी शॉक्ड हो जाते हैं जब यंग वू घर पर उसकी क्रिमिनल लॉज की बुक के सभी लेखों को बिना सिखाए अपने आप बोलती है। 22 साल बाद हम यंग वू को देखते हैं, जो वेल्स से बेहद प्यार करती है। यंग वू सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी क्लास में टॉप स्कोर से ग्रेजुएट हुई है। वह एक वकील के रूप में हनबादा लॉ फर्म में अपने पहले दिन के लिए तैयार हो जाती है। काम पर जाने से पहले यंग वू अपने पिता के रेस्टोरेंट में नाश्ते में गिम्बैक खाती है। उसका पिता उसे अपने नए ऑफिस में उससे वेल्स के बारे में बात करने के लिए मना करता है और उससे ऑफिस जाने का रास्ता पूछता है। वो ट्रैफिक की भीड़ में अनकंफर्टेबल है, फिर अपने मन को शांत करने के लिए वेल्स की आवाज़ें सुनती है और अपने चारों ओर एक वेल की कल्पना भी करती है। इस ड्रामा सीरीज़ के ये साउंड इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस बहुत अमेजिंग हैं। जब वह हनबादा ऑफिस पहुंचती है तो वह एक घूमने वाले दरवाजे से एंटर करने से डरने लगती है। वहां उसकी मुलाकात ली जुनहो से होती है, जो उसकी मदद करता है और उसे वकील जुंग मियोन सियोक के ऑफिस ड्रॉप करता है। यंग वू अपने कोवर्कर्स के साथ मियोंग सियोक से मिलती है। इस इंट्रोडक्शन के बाद मियोंग सियोक यंग वू की एप्लीकेशन को सीईओ हान के पास लेकर जाता है, जहां वह यंग वू को हनबादा लॉ फर्म में स्वीकार करने से हैरान है। सीईओ हान उसे कहती है कि यंग वू के ऑटिस्टिक होने के बावजूद वो अपनी क्लास में टॉपर रही है। एकेडमिक रिकॉर्ड उसे हर लिहाजे से एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। वह कहती है कि वह ऐसे टैलेंट को कॉम्पिटिटर्स के लिए नहीं छोड़ सकती। सीईओ हान फटाफट एक डिसीजन के साथ आर्ग्यूमेंट खत्म कर देती हैं कि मियोंग सियोक उसे एक वकील के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक केस सौंपेंगे। यदि वह फेल हो जाती है तो सीईओ हान को यंग वू को हनबादा लॉ फर्म से निकालना पड़ेगा। वह यंग वू को एक क्रिमिनल केस सौंपता है, जिसमें 70 साल की एक औरत ने अपने पति के सर पर लोहे की प्रेस से वार कर दिया। उसका पति लगभग 80 साल का है और डिमेंशिया का मरीज है। जब यंग वू फाइल में सबूतों के फोटो देखती है, जिसमें आयरन बॉक्स की फोटो भी है, वह ऑफ टॉपिक चली जाती है, क्योंकि उसे वो लोहे की प्रेस एक स्पर्म वेल जैसी दिखाई देती है। वह अचानक से स्पर्म वेल के बारे में फैक्ट्स बताने लगती है। उसके कलीग्स और सीनियर लॉयर मियोंग सियोक उसे देखते ही रह जाते हैं। मियोंग सियोक उसे केस पर फोकस करने को कहता है और चुप करा देता है। फिर हम देखते हैं कि चोई योन रैन और उसके पति मिस्टर पार्क के बीच क्या हुआ था। दोनों के बीच बहस हुई और मिस चोई ने उसके सर पर आयरन बॉक्स से वार कर दिया। अब उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया है। मिस्टर पार्क को ठीक होने में लगभग 12 हफ्ते लग गए, तो यंग वू को अब क्या करना चाहिए? खैर, तो प्लान मिस चोई को प्रोबेशन दिलवाने का है और उन्हें हनबादा लॉ फर्म बुलाया गया है। मिस चोई अंदर आती हैं और अटॉर्नी वू यंग से मिलती हैं, लेकिन वह इस फैक्ट से काफ़ी हैरान है कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। यंग वू उनके रहने की अरेंजमेंट के बारे में पूछने लगती है। अब क्लियर होता है कि मिस चोई के पति वास्तव में एक सेक्शन चीफ थे, लेकिन अब वे रिटायर हो चुके हैं। वे अपनी पेंशन से गुजारा कर रहे हैं और उनका घर वास्तव में उनके पति के नाम पर है।
यंग वू उसे बताती है कि कई साल पहले वो और उसके अप्पा उसके पति की बिल्डिंग में किराएदार थे। मिस चोई को याद आता है और वो खुशी के मारे यंग वू को गले लगा लेती हैं। डिस्कशन के बाद यंग वू इस मामले पर अपनी फाइंडिंग्स के साथ मियोंग सियोक के पास जाती है। वह उसे बताती है कि यह एक क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि एक सिविल केस है, क्योंकि महिला अपने पति को मारना नहीं चाहेगी क्योंकि उसका पति घर में एकमात्र आय का स्रोत था। अगर वह उसकी हत्या कर देती है तो उसे पेंशन और घरों का किराया भी नहीं दिया जाता। मियोंग सियोक यंग वू से हैरान है और अब वह यंग वू को एक अलग रोशनी में देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने इस केस में कुछ ऐसा पकड़ा जो कई लोगों ने मिस कर दिया था। वह उसके काम से प्रभावित होता है और उससे अपनी गलतफहमी के लिए माफ़ी मांगता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है ताकि वो मिस्टर पार्क से बात कर सके। दूसरी ओर ली जुन हो को उसके सहयोगी ने एक नए वकील के साथ अस्पताल जाने के लिए कहा। घूमने वाले दरवाजों में जहां जुन हो एक बार फिर यंग वू को खड़ा देखता है, वह उससे पूछता है कि क्या वह मदद चाहती है, लेकिन यंग वू उसे मना कर देती है कि वह किसी का इंतजार कर रही है। हालांकि दोनों इस बात से अनजान हैं कि वे एक दूसरे का ही इंतजार कर रहे थे, जब तक कि जुनहो ने उसे फ़ोन नहीं किया। वे एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। जुनहो उसे घूमने वाले दरवाजे की टेक्निक दिखाता है और दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में दोनों पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मिस्टर पार्क को सेरेब्रल हेमेटोमा का सामना करना पड़ा है उस आयरन बॉक्स की वजह से, जो कि उसकी पत्नी ने उसे मारा था। हालांकि खोपड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वे फिर मिस्टर पार्क और उनकी पत्नी से मिलने जाते हैं, लेकिन यंग वू को देखते ही मिस्टर पार्क चिल्लाने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यंग वू कौन है, वो अपनी पत्नी पर हमेशा शक करते रहते थे और अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यंग वू के अप्पा का अफेयर उनकी पत्नी के साथ था। उनके गुस्से को देखकर दोनों बाहर चले जाते हैं और मिस चोई से बाहर मिलते हैं ताकि उसके इरादों के बारे में पता चल सके कि उसने अपने पति को क्यों मारा था। यंग वो उसे बताती है कि उसके इंटेंशंस इस केस के लिए मायने रखते हैं। बाद में यंग वू फिर से घूमने वाले दरवाजे से जूझने लगती है। चोई सू यान उससे इरिटेट होती है और उसकी मदद करते हुए उसे बेवकूफ़ कहती है। कहीं ना कहीं वो यंग वू को अपना कॉम्पिटिटर मानने लगी है। यंग वू फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां वह अपनी दोस्त डोंग जेरोमी से मिलती है और उससे अपने बोलने की स्किल्स में मदद करने के लिए कहती हैं। डोंग जेरोमी मज़े मज़े में यंग वू को ऑब्जेक्शन बोलना सिखाती है। अगले दिन यंग वू पहली बार कोर्ट रूम में एंटर करती है। जैसे ही केस स्टार्ट होता है, यंग वू को प्रोसिक्यूशन का विरोध करना मुश्किल हो जाता है और पहले दिन का अंत एक खराब नोट पर होता है। अगली अदालत में मियोंग सियोक यंग वू को मिस्टर पार्क को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है ताकि जूरी को दिखा सके कि उसकी पत्नी ने उन्हें क्यों मारा। यह प्लान सफल होता है क्योंकि मिस्टर पार्क एक बार फिर यंग वू पर गुस्से में हमला करता है और उसे वापस अस्पताल भेज दिया जाता है। आज का केस अब होल्ड पर चला जाता है। जब ट्रायल फिर से शुरू हुआ, यंग वू अपने केस को साबित करने में बहुत कॉन्फिडेंट थी। अगले सीन में मिस्टर पार्क की मौत की खबर आती है तो प्रोसिक्यूटिंग पक्ष के वकील ने इसे एक मौके के रूप में लिया और मामले को अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर के मामले में बदल दिया। मिस्टर पार्क के फ्यूनरल में यंग वू मिस चोई को कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऑटिज्म के कारण ऐसा नहीं कर पाती। मिस चोई को केवल अपने पति के मरने का पछतावा है। डेस्परेशन में यंग वू अपने ऑफिस में लौट आती है और केस के बारे में फिर से सोचती हैं। ली जुनहो उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। फिर वे इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि आयरन बॉक्स एक स्पर्म व्हेल जैसा दिखता है, जो उसका ध्यान आकर्षित करता है। ली जुनहो उसे बताता है कि यह एक मिरेकल है कि मिस्टर पार्क इस हमले में बच गया। उसकी इस बात से यंग वू को उसके सर में कुछ क्लिक होता हुआ दिखाई देता है और वह मिस्टर पार्क के हेडेक्स और सेरेब्रल हेमेटोमा के बीच कनेक्शन बनाती है। अब वह मिस्टर पार्क के मामले में इंचार्ज डॉक्टर से पूछताछ करते हुए कनेक्शन को सामने रखती है। वह यह साबित करने में सफल होती है कि मिस्टर पार्क पहले से ही सेरेब्रल हेमेटोमा से पीड़ित थे
उसकी पत्नी ने उसे बाद में मारा। इस प्रकार यह केस एक सिविल केस में बदल गया। आखिर में मिस्टर पार्क का केस रिजल्ट हनबादा लॉ फर्म के पक्ष में निकलता है। फिर ली जुन हो मिस चोई को लाता है जो यंग वू को गले लगा लेती हैं, उसे धन्यवाद देते हुए। यंग वू अब पीछे नहीं हटती, मिस चोई को गले लगाती है, जिससे उसकी पहली अचीवमेंट के रूप में गिना जा सकता है। और दूसरी ओर ग्वांग हो जो कि यंग वू के पिता हैं, उनके रेस्टोरेंट में एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है। वह और कोई नहीं बल्कि हनबादा लॉ फर्म की सीईओ हान है, जहां यंग वू काम कर रही है। ऐसा लगता है कि इस जोड़ी की हिस्ट्री है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन करूंगी। अरे जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।